अध्याय 132 बेला का तत्व। टीचर को झटका। मुझे माफ करें, लेकिन मैं अब यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मेरी त्वचा जल रही है। अल्फांसो ने कुछ और सेकंड बीतने के बाद कहा। वह अपनी त्वचा की जलन को दूर नहीं कर सका। उसने आश्वासन की तलाश में दूसरों की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर केवल साझा बेचैनी ही दिखी। अंत में अल्फांसो ने भी अपनी बात रखी। हाँ, ठीक है, हम सब अब जा रहे हैं, एलिसन ने दूसरों के चेहरों पर नजर डालते हुए कहा। वह डैनियल और एवलिन को भी कठिन समय से गुजरते हुए देख सकती थी। ऐसा लगता है कि आप सभी यहाँ रहने के लिए बहुत कमजोर हैं। उसकी बातें सुनकर वे शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सके। आखिरकार ये सच था कि कक्ष के प्रवेश द्वार पर रहने से उन्हें वास्तव में कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। चैम्बर की दमनकारी गर्मी हर सेकंड भारी होती जा रही थी। पसीने की बूंदें उनकी भौहों पर बन रही थीं और नीचे गिर रही थीं, जिससे उनके कपड़ों पर काले धब्बे पड़ गए थे। अगर उन्हें गहराई में जाने के लिए कहा जाए तो क्या होगा? उनमें वास्तव में कोई सहन शक्ति नहीं थी। आप सभी को ऐसे चेहरे बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक है कि आपको ऐसे माहौल में ऐसी कठिनाई महसूस होगी जो आपके तत्व के साथ संरेखित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सभी कम से कम अपना पक्ष रखने में सक्षम हो, भले ही भविष्य में स्थिति आपके पक्ष में नहीं है। ये तो बस शुरुआत है और ज्यादातर लोग शुरुआत में ऐसे ही होते हैं। एलिसन ने धीमी आवाज में कहा और उन्हें एक एक करके जाने के लिए कहा। याद रखें, सच्ची ताकत सिर्फ आराम में पनपने के बारे में नहीं है, ये चुनौतियों के माध्यम से सहन करने के बारे में है, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन उत्साहवर्धक है। हालांकि उसने एक बात नोटिस की, और वह ओलिवर का प्रतिरोध था। वह देख सकती थी कि बाकी सभी बच्चे पसीने से लथपथ थे और उनके चेहरे पर भयानक भाव थे, लेकिन वह बेफिक्र रहा। भट्ठी जैसी गर्मी के बीच वह उस पर पसीने की एक बूंद भी नहीं देख सके। उसकी आंखें स्थिर थीं और सांसें भी चल रही थीं, जो दूसरों के स्पष्ट संघर्षों के बिल्कुल विपरीत थी। क्या वह अग्नि तत्व के प्रति अधिक प्रतिरोधी है? उसका तत्व क्या है? जब उसने दूसरों को देखा तो उसे यह आश्चर्य हुआ। जाते समय नादिया के चेहरे पर भी शिकन थी। उसने बर्फ तत्व को जागृत कर लिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने अंतर्निहित गुण के विपरीत ध्रुवीय स्थान पर थी। वह वहां स्वाभाविक रूप से नुकसान में थी। उसने बाहर निकलने के बाद उनसे उनके तत्व पूछने का फैसला किया। यदि उसका अनुमान सही था, तो ओलिवर के पास अग्नि तत्व के करीब एक तत्व हो सकता है या अग्नि तत्व परिवार शाखा के साथ संरेखित हो सकता है। वह कैसे जान सकती थी कि एक विशेष काया प्राप्त करने के बाद उसके शारीरिक गठन में बहुत बदलाव आया है? अनंत शीतकालीन शारीरिक के साथ प्रतिकूल परिवेश में भी वह अभी भी बहुत उच्च स्तर तक प्रतिरोधी होगा। अकेले उसके शरीर का प्राकृतिक तापमान अब एक सामान्य इंसान की तुलना में काफी कम था, इसलिए सामान्य गर्मी का अब उसके स्वाभाविक रूप से ठंडे शरीर पर बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एटर्नल विंटर फिजिक ने न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि उसके चारों ओर की हवा को सूक्ष्मता से ठंडा करते हुए ठंड की एक फीकी आभा का उत्सर्जन किया। जबकि बर्फ तत्व वाला व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, उसके जैसा कोई व्यक्ति जिसका संपूर्ण शरीर का गठन विकसित बर्फ पर आधारित था, स्वाभाविक रूप से ऐसी जगह पर गंभीर नुकसान में नहीं होगा। अग्नि तत्व कक्ष से बाहर निकलने के बाद एलिसन ने तेजी से भारी धातु के दरवाजे को बैम से बंद कर दिया। वह पलटी और सवाल किए बिना नहीं रह सकी। ठीक है, मैं पूछना भूल गई, लेकिन आपके तत्व क्या हैं? उसकी नज़रें बड़ी दिलचस्पी से समूह पर नज़र डाल रही थीं और उनकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रही थीं। जब उसने ये प्रश्न पूछा तो उसने ओलिवर, बेला, डैनियल और एवलिन की ओर देखा। मेरे पास थंडर तत्व है, डैनियल ने सबसे पहले बात की। उसे अपनी विशेषता प्रकृति पर गर्व था। थंडर तत्व सामान्य तत्व का एक शाखा संस्करण था और अत्यंत शक्तिशाली था। ओह, आपको अपने वंश का विशिष्ट तत्व विरासत में मिला है। बुरा नहीं है। एलिसन को आश्चर्य का संकेत मिला। थंडर तत्व आम नहीं था और सामान्य तौर पर काफी दुर्लभ था। थंडर तत्व वाले व्यक्तियों में बहुत अधिक क्षमता थी, ये देखते हुए कि यह गति और आक्रमण शक्ति दोनों प्रदान करता था।
उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र तलवार कबीले के मुख्य परिवार में कई गड़गड़ाहट वाले व्यक्ति थे। उनकी कई तलवार तकनीकें और भूत प्रेत भगाने की तकनीकें भी थंडर तत्व पर आधारित थीं। उनके कबीले की प्रत्येक तकनीक प्रकृति में काफी विनाशकारी थी और युद्ध के मैदान पर वे हमेशा राक्षसों को अपने प्रतिद्वंद्वी होने पर पछतावा करते थे। कुल मिलाकर यह एक प्रभावशाली तत्व था। मेरे पास प्रकाश तत्व है, शिक्षक, एवलिन ने आगे कहा। उसकी आंखें एक अजीब चमक से चमक रही थीं। अपने सुनहरे चमकदार बालों और गहरी लाल आंखों के साथ वह पहले से ही एक पवित्र दिखती थी, लेकिन उसके प्रकाश तत्व के साथ उसे आसानी से एक संत कहा जा सकता था। उसकी शक्ल और उसका तत्व वास्तव में एक दूसरे से मेल खाते थे। एक प्रकाश तत्व, ये बहुत दुर्लभ है, एलिसन ने फिर आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की। प्रकाश तत्व सबसे दुर्लभ तत्वों में से एक था, और इतना ही नहीं, ये राक्षसों के खिलाफ सबसे प्रभावी तत्व था। प्रकाश तत्व का एक छोटा सा हमला आसानी से एक राक्षस को नष्ट कर सकता है। प्रकाश तत्व पर आधारित भूत भगाने की तकनीकें किसी भी राक्षस के खिलाफ अचूक हथियार थीं। पाठ्य पुस्तकों में यह उल्लेख किया गया था कि प्रकाश तत्वों वाले प्राचीन ओझा एक प्रमुख कारण थे कि मानवता पहले स्थान पर राक्षसों के खिलाफ खड़ी होने में सक्षम थी। जब तक आपने प्रकाश तत्व को जागृत किया, आपको मानव क्षेत्र में किसी भी स्थान पर एक विशेष स्थान की गारंटी दी गई। यहाँ तक कि प्रमुख कुल और शीर्ष संगठन भी प्रकाश तत्व वाले व्यक्ति पर ध्यान देंगे और प्रचुर संसाधनों के साथ उनका पालन पोषण करेंगे। एलिसन वास्तव में आश्चर्यचकित थी कि सेलेस्टियल पैराडॉक्स कबीले के मुख्य पारिवारिक वंश का कोई व्यक्ति प्रकाश तत्व को जागृत करने में सक्षम था। ये कहा जा सकता है कि अपनी शक्तिशाली रक्तरेखा और प्रकाश तत्व के साथ एवलिन को भविष्य में एक पावरहाउस बनना तय था। वह मानवता के लिए एक मूल्यवान संपत्ति थी। उसकी आंखें चमकने से खुद को नहीं रोक सकी। वह ये सुनिश्चित करने जा रही थी कि एवलिन अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम होगी। वह लंबे समय के बाद इतनी संभावनाएं देखकर उत्साहित महसूस कर रही थी। बेला अगली थी और उसने शांत स्वर में कहा, शिक्षक, मेरे पास जागृत तत्व के रूप में चुंबकत्व है। एलिसन को किसी कारण से सुन्न महसूस हुआ। प्रकाश तत्व पहले से ही बहुत दुर्लभ था, लेकिन चुंबकत्व, वह तत्व अत्यंत दुर्लभ था। अपने सैकड़ों वर्षों के लंबे जीवन में भी उन्होंने शायद ही कभी किसी व्यक्ति में चुंबकत्व को अपने तत्व के रूप में जागृत करने के बारे में सुना था। वह दूसरी ओर चुंबकत्व वाले लोगों को अपने प्राथमिक तत्व के रूप में गिन सकती थी। लेकिन एक बात जो उन सभी में समान थी वह थी, वे सभी अपनी अपनी श्रेणी में ताकतवर थे। वह अंदर से थोड़ा जटिल महसूस कर रही थी। इन दोनों बहनों में अपार क्षमताएं थीं और उन्होंने ही उन्हें विशाल दुनिया में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे अनूठे तत्व वाले किसी व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के विचार ने उसकी अनुभवी रगों में चुनौती का रोमांच पैदा कर दिया। लेकिन तत्व चुंबकत्व, उसने यह नहीं सोचा था कि इन तात्विक घरों में उस तत्व को समर्पित कोई तात्विक कक्ष था। ये तत्व अत्यंत दुर्लभ था, प्रकाश जैसे कुछ ज्ञात दुर्लभ तत्वों से भी अधिक। ऐसे तत्वों को जागृत करने वाले व्यक्ति लाखों में से एक थे, इसलिए इतने कम प्रतिशत के लिए इतने सारे संसाधनों का उपभोग करने वाला एक मौलिक कक्ष बनाना बहुत संभव नहीं था। साथ ही इस बात की भी गारंटी नहीं थी कि अगर उन्होंने ऐसा कोई चैम्बर तैयार किया तो भविष्य में कभी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कौन जानता है कि चुंबकत्व तत्व से युक्त व्यक्ति कभी इनके अधीन आएगा भी या नहीं। बेशक, यह एकमात्र कारक नहीं था। अगर किसी को अपनी क्षमता और मानवता के लिए ऐसे व्यक्तियों के भविष्य के पक्ष में इसे नज़रअंदाज करना था, तो मुख्य मुद्दा चुंबकत्व तत्व के आसपास का रहस्य था। न केवल इस पर गहराई से शोध नहीं किया गया, बल्कि इसकी वास्तविक प्रकृति, शक्ति और प्रशिक्षण की विधि को लेकर कई जटिलताएं थीं। ऐसे शोधों के लिए समर्पित ओझा अभी तक चुंबकत्व के तत्व को अन्य तत्वों की तरह उतनी गहराई से नहीं समझ पाए हैं। सबसे पहले, चुंबकत्व वाले व्यक्तियों को उनके तत्व के रूप में ढूंढना पहले से ही बहुत कठिन था। उल्लेख नहीं करने के लिए, उन्हें अनुसंधान में भाग लेने के लिए सहमत होने के लिए राजी करना एक और काम था।
अधिकांश लोग दूसरों को अपने या अपने शरीर पर शोध करने की अनुमति नहीं देते हैं, खासकर जब इससे उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। इसलिए एलिसन की चिंता जायज थी। उसे इस मामले में गहराई से उतरना होगा और बेला के लिए अपने चुंबकत्व तत्व को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करनी होंगी। निस्संदेह वह उससे पहले और भी बहुत कुछ कर सकती थी, जबकि भूत भगाने की तकनीक खोजना और चुंबकत्व के लिए उचित वातावरण स्थापित करना जटिल हो सकता है। हालांकि वह अभी भी बेला को बुनियादी तरीके से प्रशिक्षित कर सकती थी। शुरुआती चरणों में सभी तत्वों ने समान तकनीक का पालन किया। चुंबकत्व एक संकर तत्व था और बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली तत्व था, जो विद्युत चुंबकत्व, रेडियो तरंगों और यहाँ तक कि कुछ हद तक प्रकाश पर भी नियंत्रण रखता था। ये चुंबकत्व पर महारत हासिल करने का सार मात्र था। इसके द्वारा प्रदान की गई धातुओं पर नियंत्रण का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा बाद में ही हुआ कि तत्वों की इनके लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं होने लगीं। कहानी खत्म। अलविदा।